हेलो बच्चों, आज जो हमारा एनसीईआरटी का क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स है। इसकी एक्सरसाइज जो हमारे क्वेश्चंस हैं ना, उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं हमारे पास एनसीईआरटी के, उनके हम सॉल्यूशंस अब करेंगे। ठीक है, तो हम पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अ गीज़र हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर per minute from 27 degree Celsius to 77 degree Celsius. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of consumption of the heat of the fuel if its heat of consumption or is 4 into 10 power 4 joule per gram. ओके, तो ये आपको एक्चुअली डाटा दिया हुआ है। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो गिवन डाटा है ना उसको लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखो आपको जो दे रखा है इस केस में वो दे रखा है रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट। तो रेट ऑफ फ्लो पर मिनट दिया हुआ है। तो आपको पता है जो 3 लीटर है बेसिकली ये वॉल्यूम है ना। 3 लीटर पर मिनट जो है क्या है, ये बेसिकली ये फ्लो वाटर फ्लो है ना, फ्लोइंग एट द वाटर फ्लो है ना। तो ये बेसिकली फ्लो ऑफ वाटर है ना। तो देखो, जो आपका लीटर है वो वॉल्यूम को कैलकुलेट करता है। तो बेसिकली आपको ये दे क्या रखा है, ये आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो आप ये भी कह सकते हो, ये आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम दे रखा है, डेल्टा टी है ना। तो वो दे रखा है 3 लीटर पर मिनट। ओके, अब क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, आपको जो दे रखा है ये 3 लीटर पर मिनट फ्लो ऑफ वाटर है। ओके, और जो टेम्परेचर राइज हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है। इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन द गैस बर्नर दे रखा है, व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल। तो रेट ऑफ कंजम्पशन आपको निकालना है। इसका मतलब क्या है, तो कितना फ्यूल हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो आपको गिवन तो ये है। ओके, इसके अलावा और क्या दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है ना। तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ वो लिख लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर तो होता है T2 माइनस T1। इसको अभी समझेंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आपका जो T2 टेम्परेचर है, वाटर जो है आपके पास है, वो 77 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज हो जाता है ना। ये आपको देखा है 77 डिग्री सेल्सियस कहाँ से होता है, 27 डिग्री सेल्सियस से, राइट। तो 27 से आपका टेम्परेचर राइज होकर 77 हो जाता है। यानी कि जो टेम्परेचर T2 है वो 77 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और शुरू में कितना दे रखा था, 27 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर राइज हुआ, तो वो टेम्परेचर राइज हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। ये आपको गिवन डाटा है। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको क्या दे रखा है कि कंजप्शन ऑफ द फ्यूल इफ इट्स हीट कंजप्शन आपको दे रखा है इतना पर ग्राम। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ये रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ मतलब बेसिकली हीट कंजप्शन आपको दे रखा है 1 ग्राम के लिए। ओके, तो आपको दे क्या रखा है आपका कि आपके पास जो गिवन है डेल्टा एच हीट दे रखा है अपॉन में मास। ओके, ये आपको चीज़ दे रखी है, ये आपको दे रखा है 4 इंटू 10 पावर 4 जूल पर ग्राम। ठीक है, और आपको ये देखो, ये 3 डाटा हमको दे रखा था। एक तो दे रखा था चेंज इन वॉल्यूम पर मिनट, दूसरा टेम्परेचर दे रखा था। ठीक है, और ध्यान से देखोगे, और तीसरी चीज़ आपको दे रखा है हीट कंजप्शन 4 इंटू 10 पावर 4 जूल पर ग्राम। ठीक है, ओके ओके, अब आपको निकालना क्या है, टू फाइंड, वो भी लिख लो। तो आपको देखो जो निकालना है वो क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज़ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल, यानी कि कितनी तेज़ी से आपका फ्यूल कंज्यूम होगा। तो मान लीजिए चेंज इन मास, ओके, अपॉन चेंज इन टाइम, ये आपका क्या होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल होगा, राइट। हम ये मान रहे हैं कि फ्यूल कंज्यूम हो रहा है ना, जो मास चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। तो बेसिकली दिस इज टू फाइंड आउट, राइट। ओके, अब देखो ध्यान से, मान लीजिए आपके पास ये एक कंटेनर है जिसका टेम्परेचर T1 पे है ना, और ये है इसका T2 पे। तो वाटर मान लीजिए यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है,
कुछ वाटर फ्लो करेगा। तो जब वाटर यहाँ से आएगा तो उसका टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जब वो कंटेनर 1 से मान लो कंटेनर 2 में चला जाएगा तो उसका कितना टेम्परेचर हो जाएगा, वो टेम्परेचर हो जाएगा 77 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इस इन बिटवीन कितना टेम्परेचर आपका चेंज हो गया, वो हमने पहले ही निकाल लिया, वो आ गया है 50 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो देखो जब यहाँ से कुछ कोई चीज़ यहाँ जाएगी, टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, कुछ हीट एंटर करेगी, है ना। तो कितना हीट एंटर करेगी वो हमें पता है, जो भी लिक्विड जा रहा है, फॉर एग्जांपल इस केस में जो लिक्विड है वो आपका वाटर है ना, वाटर है जो ऐसा हो रहा है। तो हीट जो कंज्यूम होता है उसकी स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है। हर एक डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, उसकी स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है ना। तो ये जो होता है वो S इंटू जितना मास गया, तो मास मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर जो गया वो मान लीजिए आपके पास कितना गया, वो मान लीजिए डेल्टा M चला गया। डेल्टा M ही तो निकालना है हमको। यहाँ से जो मास यहाँ पर गया है, मास तो उसका कुछ और होगा, मान लो M1 होगा, यहाँ मास कुछ M2 हो गया, लेकिन इस दौरान पर मिनट कितना मास चला गया, मान लीजिए डेल्टा M मास चला गया यहाँ से यहाँ तक। तो जो डेल्टा मास यहाँ तक गया होगा उसकी वजह से कुछ टेम्परेचर राइज हो गया होगा, दैट इज डेल्टा T। समझ में आ रहा है। तो आपके पास क्या होगा, डेल्टा H वुड बी इक्वल टू S इंटू डेल्टा M इंटू डेल्टा T। ये हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो देखो आपके पास जो ये आएगा डेल्टा M, कितना मास यहाँ पर फ्लो कर गया होगा, आपको पता है वॉल्यूम कितना है, तो आपको पता है ये जो डेल्टा M निकल के आएगा यहाँ पर, जितना मास यहाँ पर फ्लो हो रहा है, कितना वॉल्यूम गया है, चेंज इन वॉल्यूम, है ना, इनटू में इनटू में कितना आ जाएगा, जो उसकी डेंसिटी है ना, डेंसिटी आ जाएगी, राइट। इसकी डेंसिटी हमारे पास आ गई। तो आपको वाटर की जो डेंसिटी है उसको मैं रो मान लेता हूँ, और चेंज इन वॉल्यूम जो आपके पास है, देखो चेंज इन वॉल्यूम आपके पास जो है कितना देखा, इतना लीटर पर मिनट है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम हो जाएगा, वो 3 लीटर आ गया। तो आप लिखिए 3 लीटर। अच्छा 3 लीटर को हम क्या ले सकते हैं, और ध्यान से देखेंगे आप, तो 3 लीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाता है, अपॉन पर मिनट है, तो 1 मिनट लिख देते हैं। बात में आ रही है। तो देखो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो हम निकालते हैं, है ना। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी, डेंसिटी कितनी होती है हमारे वाटर की, डेंसिटी जो होती है वो 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और डेल्टा भी हमारे पास कितना आया, वो हमारा ये निकलेगा पर मीटर के, पर लीटर के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से। तो आपके पास क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, डेंसिटी आ गई, और ये आपके पास कितना है 3 × 10⁻³ है, डिवाइड बाई पर मिनट। तो ये हमारा डेल्टा M आ गया। तो ये वैल्यू जो है हम निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखो ये कन्फ्यूज़न बार बार होगी आपके पास कि भाई इसमें पर मिनट के हिसाब से लेंगे, तो क्यों ना इस पूरे को डेल्टा टाइम से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके पास जो डेल्टा H आ गया अपॉन में डेल्टा T, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा S इंटू डेल्टा मास डिवाइड बाई डेल्टा T, जो टाइम आ गया है पर मिनट के हिसाब से, और ये डेल्टा कैपिटल T है, यानी कि टेम्परेचर। तो इसकी हम जो वैल्यू निकालेंगे, कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से कुछ हीट गया होगा, यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो कुछ हीट ट्रांसफ़र हुआ होगा ना, तो वो जो हीट ट्रांसफ़र हुआ होगा वो डेल्टा H कितना आ गया, वो हम निकालते हैं पर मिनट। तो आपके पास ये जो आएगा, 1 मिनट, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा मास अपॉन में जो चेंज इन मास अपॉन डेल्टा टाइम है, ये हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं पर मिनट के हिसाब से, राइट। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हम इसे यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज़ 3 × 10⁻³ इंटू सिग्मा। सिग्मा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना, ये हमने लिख दिया, डिवाइड बाई पर मिनट है ही हमारे पास, है ना। तो ये आपका डेल्टा M आ गया है, हाँ। और ये आपके पास कितना है, पर मिनट आपको वैल्यू दे दी है। और टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, टेम्परेचर जो आपके पास आता है वो आता है हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने 50 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, ओके। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, अच्छा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 4.19, ठीक है, ओके, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। तो जो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T आपके पास आ जाएगा इस केस में, देखो कितना आ गया, ये आपके पाएगा 3 × 10⁻, देखो ये दोनों कट जाएगा तो 0 हो गया, तो 1 हो जाएगा बेसिकली। और आपके पास ये कितना आएगा ये है पर मीटर, पर मिनट, पर मीटर क्यूब, और ये है 50 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो डिग्री सेल्सियस देखो आप ये कट रहा है ना, और यहाँ का जो किलोग्राम है वो इससे कट गया है। तो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप देखिए तो हमारे पास जो वैल्यू कितना आएगा, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम।
तो डेल्टा एच जो आपके पास आ रहा है ना, हमारे पास जो हीट फ्लो हो रही है पर यूनिट मिनट यानी कि 1 मिनट के अंदर, तो डेल्टा एच अपॉन में जो डेल्टा टी आपका हीट निकल के आया है वो हमारे पास, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 3 इंटू 4.19 इंटू 50। तो हमने सारा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट दिस मच हीट। तो ये हीट आ जाएगा इन जूल पर मिनट, राइट। ये हमारे पास हीट आ जाएगा। अब हमको ये पता है कि आपके पास जो एक ग्राम जो है ना, 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस हीट। वो हमको गिवन डाटा था, देखो वो कितना दे रखा था, वो आपको दे रखा था इतना ग्राम पर जूल करता है ना, इतना जूल पर ग्राम। तो 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम प्रोड्यूस करता है 1 ग्राम। इसका मतलब ये जो हो गया 4 इंटू 10⁴ जूल हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हमें तो इतना पर मिनट इतना चाहिए ना, तो जब हम इतना हीट प्रोड्यूस करेंगे पर मिनट तो कितना हो जाएगा, तो आपको पता चल गया जो डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी जो हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, जो स्मॉल एम मास है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो 1 ग्राम जब इतना प्रोड्यूस करता है तो एम ग्राम कितना करेगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 10⁴, ठीक है। तो मास जो निकल के आएगा, देखिए इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी निकली हुई है, तो आप यहाँ जो लिखेंगे वो लिखेंगे 3 इंटू 4.19 इंटू 50, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी m इंटू 4 इंटू 10⁴, तो ये ग्राम में आएगा ऑब्वियसली। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगा, ये जूल पर मिनट इतना पर ग्राम है, राइट। और ये कितना है, ये आपका जूल पर मिनट है। तो तुम देखोगे मिनट कट जाएगा, तो और जूल भी कट जाने वाला है। तो मास जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 3 इंटू 4.1, ये जूल भी कट गया, तो आपके पास आएगा इतना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 50 ग्राम और डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁴, राइट। तो आपका जो मास निकल के आएगा दैट वुड बी इन ग्राम, ओके। तो ये जो निकल के आएगा वैल्यू वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाता है हमारे से 25 आ जाता है, ओके। तो जब इसे करेंगे तो यह 4 के आसपास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 15.75 ग्राम पर मिनट, ओके। मतलब इतना ग्राम आज के पास, मिनट की ज़रूरत नहीं है, तो इतना हमारा आ जाएगा। तो आपके पास जो मास निकल के आएगा वो इतना आएगा ग्राम, ठीक है। और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 ग्राम, राइट। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर वाटर जितना हीट लेगा, है ना, मतलब एक और तरीका अल्टरनेट मेथड क्या है, अल्टरनेट मेथड ये है कि एक फ्यूल मान लीजिए जल रहा है ना, फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल इज़ बर्निंग, है ना, तो बर्न हो रहा है। तो बर्न जो होगा वो हीट किसको देगा, वो वाटर को देगा, वाटर को हीट देगा। यानी कि जो हीट प्रोड्यूस्ड, है ना, लॉस्ट बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल होगा, वो हीट गेन्ड बाय वाटर होगा। यानी कि डेल्टा एच जो होगा पर टाइम, है ना, गेन्ड हीट है बाय वाटर, ओके, दैट वुड बी इक्वल टू द डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी, हीट लॉस्ट, है ना, लॉस्ट या प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल, ठीक है। आप क्वेश्चन में इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई m ग्राम जो है हम जलाते हैं और 1 ग्राम के जलने पर कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस होती है 4 इंटू 10⁴, है ना, इतनी जूल पर ग्राम होती है। और आपके पास ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है पर मिनट वो कितना हो रही है, वो होती है डेल्टा m s इंटू डेल्टा कैपिटल T, है ना। और इसको हमने सॉल्व कैसे किया था, ये जो हमने सॉल्व किया था वो हमने किया था, कितना सॉल्व करके आया था, ये सॉल्व करके आया था हमारे पास 3 इंटू 4.19 इंटू 50, और इससे हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी इस हिसाब से भी 4 इंटू 10⁴ आ जाएगी, है ना। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी अगेन सेम 15.75 ग्राम आ जाएगी, है ना, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 16 ग्राम। चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो जब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए आपको जो इसमें दे रखा है वो हमको दे रखा है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 2 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर, आपको देखा है, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 45 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका क्या है, प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है।
तो जब भी कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो गैस के लिए हो रहा है, राइट। और गैस क्या है, वो है नाइट्रोजन गैस, राइट। एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है और कितना टेम्परेचर राइज हो गया है, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को अब ज़रा देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, है ना। तो स्पेसिफिक हीट फॉर गैस, तो स्पेसिफिक गैस जो होती है ना बेटा वो दो तरह से होती है। एक तो होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा ये जो है कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस चल रहा है, ओके। और आपको पूछा क्या रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड, है ना। तो आपको पता है जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई होती है वो हमारे पास जो होती है डेल्टा एच, है ना, वो होती है कितना, वो होती है सी, है ना। सी मैंने स्पेसिफिक हीट जो हम पहले एस लिख रहे थे उसको सी लिख दिया, और जितना मास है, अब मास तो यहाँ पर होता नहीं है, यहाँ पर क्या होता है नंबर ऑफ मोल की टर्म से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये गिवन मास है तो नंबर ऑफ मोल जो हमारे होता है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे दे रखा है तो सीपी कहेंगे, और इसके बाद क्या रखा है आपका डेल्टा टी होता है, ठीक है। इसको डेल्टा टी को तो डेल्टा टी ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो देखो वही पहले की तरह हमारा गिवन डाटा क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो गिवन डाटा आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है चेंज इन टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर, देखिए जब भी लिखा हो टेम्परेचर रेज्ड बाई, है ना, रेज इन टेम्परेचर बाई, तो इसका मतलब डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर आपको गिवन होता है। तो ये 45 डिग्री सेल्सियस आपको दे दिया, है ना, ये आपको टेम्परेचर राइज दे दिया है। इसके अलावा आपको गिवन मास है गैस का तो स्मॉल m है। गिवन मास कितना है गैस का, वो आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁻² किलोग्राम। एक मोलर मास होता है उसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर मास का मतलब क्या है, गैस के 1 मोल का जितना मास है ना। तो वो जो मोलर मास दे रखा है हाइड्रोजन केस, इस केस में हाइड्रोजन गैस के लिए वो कितना है, ये गिवन मास है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो वो जो आपको दे रखा है इस केस में देखिए कितना दे रखा है, वो दे रखा है 28। तो ये जो भी नंबर होता है ये ग्राम में होता है, तो ये समझ सकते हैं 28 ग्राम ये मोलर मास है, ओके। तो अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो म्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर म्यू आपके पास नंबर ऑफ मोल है ना, ये नंबर ऑफ मोल है, मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं, उसके दो तरीके, एक तो गिवन नंबर को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, एक दूसरा तरीका है जो गिवन मास है उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, है ना। तो हमें तो ये दे रखा है स्मॉल मास और मोलर मास, तो इससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपको गिवन मास है 2 × 10⁻⁻² किलोग्राम, और मोलर मास कितना है वो है 28 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में चेंज कर दीजिए या ऊपर वाले को ग्राम में चेंज कर दीजिए, तो आपके पास आएगा, देखिए इसको मैं ग्राम में चेंज करता हूँ तो इंटरेंस के बाद 3 करूँगा मल्टीप्लाई, तो 20 ग्राम आ जाएगा, डिवाइड में है 28 ग्राम, तो क्या होगा ग्राम से ग्राम कटा, तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 5 जा, है ना, और 4 कैसे करूँगा 4 7 जा, तो 5/7 हमारे पास मोल्स आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। डेल्टा टी आपको दिया हुआ है, सीपी आपको देखो निकालना है। अच्छा देखो कोई भी जो आपके पास गैसेस होती है ना तो उसका जो सीपी निकालते हैं हमको एक रिलेशन आता है, इसको कहते हैं मेयर्स रिलेशन, है ना। तो मेयर्स रिलेशन आपके पास जो है वो क्या कहता है, मेयर्स रिलेशन कहता है कि CP - CV = होता है R, वेयर CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, है ना। तो जो CP की वैल्यू आएगी वो आएगा CV + R। आपने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था तो देखिए हमें ये पता था कि गैस का जो इंटरनल एनर्जी होती थी वो होती थी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kBT, अगर आपके पास 1 सिंगल पार्टिकल है। लेकिन हमारे पास तो 1 मोल के बारे में बात कर रहा है ना, तो जब 1 मोल के बारे में बात कर रहा है तो आप इसको लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 RT, है ना। ये आपका क्या होगा इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाता है, वो होता है F/2 R × डेल्टा टी, ये आता है ना। और ये जो हमारे पास आएगा देखिए हमको पता है जो हीट होती है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखिए मैं साथ साथ आपको थ्योरी भी बता रहा हूँ ना गैस की, जो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हमको पता है कि आपके पास वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा, आपको पता है जो वर्क डन होता है वो चेंज इन क्या होता है
प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, बिकॉज डेल्टा वी जीरो है ना, जीरो है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर पी इंटू जीरो आ जाएगा, वर्कडन जीरो हो गया। तो जब वर्कडन जीरो हो गया तो जितनी भी हीट है ना बच्चों सब किसके इक्वल आ जाएगी, चेंज इन हीट इज इक्वल टू जो होता है वो चेंज इन क्या होता है इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्कडन। अब वर्कडन जीरो है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी हीट दी जाएगी वो इंटरनल एनर्जी के बराबर ही होगी, राइट। और हमें पता है सी वी जो होता है वो क्या होता है, जितना हीट गिवन हीट है, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और इनटू में कितना होता है डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको डेल्टा एच जो है यहाँ पर डेल्टा यू आ गया है डिवाइड बाय म्यू इंटू डेल्टा टी, है ना। अब नंबर ऑफ मोल अगर मैं 1 मानता हूँ फॉर 1 मोल, तो म्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो आपके ये आ जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। तो जैसे करेंगे तो सी वी की वैल्यू निकल के आएगी, तो डी यू हमारे पास कितना आ रहा है एफ बाई टू आर इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये वैल्यू निकल के आएगी एफ बाई टू ऑफ आर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे फर्दर करते हैं, तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या निकल के आ गई, तो जो सी वी हमारे पास निकल के आया यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारे पास निकल के आया है वो निकल के आया है एफ बाई टू आर, राइट, क्योंकि डेल्टा टी तो कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए डेल्टा टी कैंसिल हो गया तो एफ बाई टू ऑफ आर आ गया, राइट। तो अगर हमारे पास ये आ गया है तो अगर अब हमारे पास आता है एफ क्या चीज़ है, एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का क्या तरीका है, वो है एन 3 टाइम्स ऑफ एन माइनस आर। अब क्या होता है हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस है वो डायटोमिक गैस होती है, यानी कि 2 मोल एटम्स होते हैं उसके अंदर। मान लीजिए आपके पास ये N2 है ना, डायटोमिक गैस है, ठीक है। तो जब डायटोमिक गैस के लिए देखोगे तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हमारे n होते हैं, तो यहाँ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो है 2, जबकि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं एक तरह से, है ना। तो यहाँ पर 2 एटम्स को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड है, यानी कि R इज इक्वल टू यहाँ 1 आएगा, तो आ जाएगा 6 माइनस में 1। तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है इस केस में वो आ रहा है 5। इसीलिए जो सी वी हो जाएगा, है ना, वो आ जाएगा एफ बाई टू इंटू आर, यानी कि 5/2 ऑफ आर। अब मेयर इक्वेशन हमने पढ़ा था अभी कि जो सी पी होता है वो सी वी प्लस में आर होता है। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो आ जाएगा 5/2 ऑफ आर प्लस में आर, तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो दैट बिकम 7/2 ऑफ आर, ठीक है। तो हम प्रीवियस इक्वेशन में जाते हैं जहाँ हमको निकालना था हीट। तो चेंज इन हीट जो आप निकालेंगे तो देखिए हमारे पास चेंज इन हीट जो उसके लिए रिलेशन था, देखिए वो क्या निकल के आता है, यहाँ देखिए। तो चेंज इन हीट के लिए जो रिलेशन था वो ये था, है ना, ये इक्वेशन थी जिसमें हमने कहा चेंज इन हीट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल सी पी और डेल्टा टी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, तो ये निकल के आ गया, देखिए नंबर ऑफ मोल सी पी डेल्टा टी। अब आपको ये सारी वैल्यूज़ पता है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल हमने कितना निकाला था, देखिए वो mu निकल के आया था 5/7, है ना। तो ये जो 5/7 की वैल्यू है ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर म्यू को 5/7 लिखेंगे और सी पी हमने क्या निकाला, देखिए अभी हमने निकाला है सी की वैल्यू आ रही है 7/2 ऑफ आर, तो यहाँ लिख देंगे 7/2 ऑफ आर। और डेल्टा टी आपके पास था 50, राइट, यहाँ देखिए डेल्टा 45 सॉरी। तो आपको जो दे रखा था डेल्टा टी 45 डिग्री सेल्सियस दिया था, तो 45 डिग्री कर देता हूँ मैं, है ना। चलिए तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 ऑफ आर इंटू 45, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आएगा 2.5 इंटू 45 इंटू आर, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.5 इंटू 45 इंटू आर की जो वैल्यू होती है वो 8.314 जूल पर मोर पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन होता है। तो क्योंकि ये चेंज केल्विन में ही निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस दोनों सेम आते हैं, ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आ जाएगी हमारे पास वो निकल के आएगी, सॉल्व करेंगे तो आएगा 930 जूल, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें कितनी हीट सप्लाई हुई है वो निकाल सकते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको, एक्सप्लेन वाई टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो आपको डिफरेंट टेम्परेचर देखा है T1 एंड T2 इफ ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट, ओके, जब कॉन्टैक्ट में लाएंगे, डू नॉट नेसेसरली सेटल टू द मीन टेम्परेचर T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 टेम्परेचर ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल केस बनाते हैं और फिर समझते हैं कि क्या होता है ना। चलिए तो लेट अस से कि क्वेश्चन नंबर 3, सपोज मेरे पास 2 कंटेनर है, ठीक है।
इस कंटेनर में जो मास है, गैस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसका मास है m1, राइट। और एक दूसरा कंटेनर है, उसका मास है m2, है ना। तो इन दोनों के मास को मैं बराबर मान लेता हूँ, m1 m2 दोनों बराबर मान लेता हूँ। इसका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर T1 है और ये है T2, और दोनों का स्पेसिफिक हीट भी सेम है। स्पेसिफिक हीट सेम का मतलब है दोनों में सेम लिक्विड है। सपोज मैं यहाँ पर भी वाटर है, ओके, यहाँ भी वाटर है, तो जब वाटर होगा तो दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम हो जाएगा। तो S1 इज ऑल्सो S एंड S2 इज ऑल्सो S, ओके। तो होता क्या है, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे होते हैं, फॉर एग्जांपल T1 इज ग्रेटर देन T2, तो जैसे ही इनको कांटेक्ट में लाया जाएगा तो हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो की तरफ। ये थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक नियम है ना। तो आपके हीट जो फ्लो करेगी कहाँ से जाएगी, फर्स्ट जो आपके हॉट बॉडी है टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, उस पर जाएगी। तो मान लीजिए हॉट है, जबकि कोल्डर बॉडी है ना, कोल्ड बॉडी है, तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉटर टू कोल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हीट का लॉस होगा, जबकि यहाँ हीट गेन होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना हीट यहाँ से लॉस होगी, सेम हीट यहाँ ट्रांसफ़र करेगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि कहीं और सिस्टम पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होने वाली, कहीं लॉस नहीं होगा। जितना यहाँ से लॉस हो रहा है पहली वाली बॉडी से, वही पूरी की पूरी हीट सेकंड बॉडी में जा रही है, इन्वायरमेंट में या कहीं और ट्रांसफर मतलब लॉस नहीं हो पा रहा उसका, ठीक है। उस केस में हम कह सकते हैं कि हीट जो लॉस्ट होगा फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, that should be equal to the heat gained by a body at lower temperature, right। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितना हीट हुआ, मान लीजिए डेल्टा H1 हुआ जिसने लिया, जिसने छोड़ा सॉरी, और दूसरे ने हीट लिया, मान लीजिए डेल्टा H2 हुआ। H2 वैसे तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन H1 H2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो हीट होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डेल्टा H को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो स्पेसिफिक हीट, ओके, विच इज़ S, दूसरा इसका मास और दूसरा इसका चेंज इन टेम्परेचर, ये हम मानते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको लिख दिया जाएगा S1 स्पेसिफिक हीट, मास m1, ठीक है, इसका मास m1 है, और टाइम जो आपका टेम्परेचर है वो डेल्टा T1 कर देते हैं। सिमिलरली इसको लिख देंगे S2 m2 डेल्टा T2, ओके। अच्छा, ये हीट तब तक फ्लो करेगी जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो मान लो एट सर्टेन टाइम जो हीट है स्टॉप टू फ्लो। तो जब ऐसा होता है हम कहते हैं सिस्टम किस में आ जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। देन कह सकते हैं द सिस्टम इज सेट to attain an equilibrium state called thermal equilibrium, right, thermal equilibrium। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी हमारी आ जाती है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि फर्दर हीट फ्लो नहीं बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है ना, एंड बोथ द बॉडीज विल हैव सेम टेम्परेचर। तो जो डेल्टा टी जो चेंज आएगा पहली बॉडी के लिए वो क्या हो जाएगा भाई, देखो जब ऐसा होगा तो हमें पता है T1 ज़्यादा था, और ऑब्वियसली जब इसकी हीट जाएगी तो इसका टेम्परेचर जो लास्ट में आएगा, है ना, इक्विलिब्रियम वाला जो टेम्परेचर आएगा, है ना, तो वो जो टेम्परेचर सेम टेम्परेचर होगा वो ऑब्वियसली इसके टेम्परेचर से लोअर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका चेंज इन टेम्परेचर होगा वो हाइयर टेम्परेचर माइनस जो है वो लोअर टेम्परेचर होगा। मान लीजिए टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में, तो EQ में लिख देता हूँ इसको। सिमिलरली जो डेल्टा 2 होगा, डेल्टा T2, वो आपका हाइयर टेम्परेचर पे होगा। जो आपकी जो कोल्डर बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसमें जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो T इक्विलिब्रियम माइनस में T2 आना चाहिए, है ना। तो ये वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन नंबर यहाँ लगता हूँ, विच इज सपोज 1। तो आपके पास ये जो इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी S1 m1, तो डेल्टा T आपके पास 1 जो आया वो आया T1 माइनस T इक्विलिब्रियम, और ये हमारे पास आ जाएगा S2 m2 T इक्विलिब्रियम माइनस T2। तो इसमें हम क्या करेंगे, T इक्विलिब्रियम जो आपके पास इक्विलिब्रियम में जो टेम्परेचर है ये कैलकुलेट हमको ये बेसिकली करना है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा S1 m1, तो इसमें T
T1 आ जाएगा, फिर आएगा माइनस में S1M1 T इक्विलिब्रियम। सिमिलरली जो दूसरा केस हमारे पास है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है S2M2, इसमें T इक्विलिब्रियम ज़्यादा है तो उसे पहले लिखेंगे माइनस S2M2 T2, राइट। एक बार देख लेते हैं, ये आ रहा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो आपके पास देखो क्या वैल्यू आ जाएगा। देखो ये T इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, ये T इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो आएगा S2M2 T इक्विलिब्रियम, ये इधर जाएगा तो आएगा प्लस S1M1 T इक्विलिब्रियम, और ये दोनों इधर चले जाएंगे on the left hand side, so that become S1M1 T1, that become plus S2M2 T2, ओके। तो आपका जो T इक्विलिब्रियम आ गया वो आएगा S2M2 प्लस S1M1, हो जाएगा S1M1 T1 प्लस S2M2 T2, राइट। तो जो T इक्विलिब्रियम आपके पास जो टेम्परेचर आएगा जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी बॉडीज़, तो उसके में टेम्परेचर आएगा S1M1 T1 प्लस S2M2 T2 डिवाइडेड बाय S1M1 प्लस S2M2, ओके। तो ये हमारे पास आएगा। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इनका एवरेज T1 और T2 का एवरेज केवल तब होगा जब S1 S2 के बराबर हो, M1 M2 के बराबर हो। अदरवाइज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा दोनों का एवरेज होगा, ऐसा जरूरी नहीं। तो हम एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है, तो लेट अस टेक, आपके पास जो टेम्परेचर आ रहा है, मान लीजिए हमने स्पेशल केस लिया कि आपका जो T1 है वो तो चलो डिफरेंट है ना, T1 जो ग्रेटर था T2 से, बट आपके पास जो S1 था उसको हमने S2 के बराबर ले लिया, मान लो S ले लिया। सिमिलरली मैंने मान लिया कि दोनों एक ही सब्सटेंस है ना, फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया, तो वाटर के केस में स्पेसिफिक हीट सबकी बराबर होगी, S1 S2 बोथ आर सेम लिक्विड, है ना। तो सिमिलरली जो आपके पास मास M1 है, सपोज वो भी M2 के बराबर, दोनों में मान लीजिए एक जैसा वॉल्यूम है ना वाटर का, तो इसको हमने M मान लिया से। तो ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, इसमें इक्वेशन सपोज दैट इज 2, तो आपको जो T इक्विलिब्रियम निकल के आएगा वो आएगा SMT1 प्लस SMT2। क्यों? क्योंकि S1 को S मान लिया, S12 को भी S मान लिया है, और M1 M2 दोनों को M मान लिया है। तो सिमिलरली नीचे आएगा SM प्लस SM, ठीक है। तो दैट बिकम 2SM, यहाँ SM हम कॉमन लेंगे तो दैट बिकम T1 प्लस T2। तो देखो आप यहाँ पर SM कट जाएगा, तो दैट बिकम T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। तो हम कह सकते हैं कि T1 अपॉन में 2, T1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 जो है ना, वो केवल एक स्पेशल केस है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास दो बॉडी होंगी, है ना, जो कि क्या होगा, जिनका मास सेम होगा और स्पेसिफिक हीट भी सेम होगी, यानी कि सेम लिक्विड होगा, इन दैट केस ओनली टेम्परेचर जो आपके पास इक्विलिब्रियम में आएगा वो एवरेज टेम्परेचर होगा। तो हम ले सकते हैं नोट में, हियर द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर is average temperature of the two bodies only when their masses M1, their mass M1 and M2 are same, ठीक है, and both the bodies have the same specific heat, है ना। अदरवाइज इक्वल नहीं आएगा, है ना। अदरवाइज क्या होगा, हम कह सकते हैं अदरवाइज हम कह सकते हैं T इक्विलिब्रियम जो है नॉट बी इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2, अदरवाइज ऐसा होगा, राइट। तो आपके पास जो पहले का आंसर हमें मिल गया। तो देखेंगे आप थर्ड में हमें क्या पूछा गया, थर्ड के अंदर कहता है कि डू नॉट नेसेसरली सेटल टू द मीन टेम्परेचर। तो ये इसका रीज़न यही है कि इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दोनों का मास सेम हो, ज़रूरी नहीं कि दोनों की स्पेसिफिक हीट भी सेम हो। तो इसलिए क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर के बराबर नहीं होगा, उस पर सेटल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहले का आंसर हो गया। लेट अस नाउ मूव टू दी बी पार्ट। सो दैट कूलेंट इन अ केमिकल और अ न्यूक्लियर प्लांट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट, ये आपको दे रखा है।
और देखो इसका भी हम आंसर यही करते हैं, है ना, पहले की तरह ही हम करना चाहते हैं। देखिए तो इसका आंसर भी कुछ कुछ जो है इसी से रिलेटेड है। तो मान लीजिए आपने क्या करा, मान लीजिए आपके पास ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक यूँ करके कॉयल होता है, सपोज में लिक्विड फ्लो कर रहा है और वो हीट को इधर लेके जा रहा है। तो यहाँ से हीट, लिक्विड आया, यहाँ से मूव करा, यहाँ आ गया और यहाँ पर आपको मान लो हीट मिल रही है ना। तो होता क्या, हीट मिलेगी तो जो लिक्विड होगा वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा और वो इधर लेकर आएगा, ठीक है। यानी कि जो डेल्टा एच इसको मिल रहा है ना, जो इसके यहाँ से हीट मिल रही है, वो इसकी स्पेसिफिक हीट, मास, इन सब पे डिपेंड करेगा ना। तो हम कह सकते हैं ये इज इक्वल टू मास, और जो स्पेसिफिक हीट मान लो एस है, और टेम्परेचर कितना राइज हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ टेम्परेचर था T1, यहाँ पर जब निकला तो टेम्परेचर T2 हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना राइज हुआ, डेल्टा T, वो हुआ T2 माइनस में T1। हमारा लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, हम ये मानते हैं, राइट, यानी कि डेल्टा T। अब देखो हमारे पास क्या है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट फ्लो हो यहाँ पर, है ना। तो यानी कि डेल्टा एच जो होगा पर यूनिट टाइम जो होगा हमारे पास, वो एम एस डेल्टा टी अपॉन में स्मॉल टाइम होगा, राइट। तो हम इस कह सकते हैं कितना मास फ्लो हो रहा है यहाँ पर, तेज़ी से मूव कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं ये जो डेल्टा टी है, स्पेसिफिक हीट चेंज होने वाली नहीं है, और आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी ऑलमोस्ट फिक्स है ना। हम मानते हैं यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है, और जो पानी निकल रहा आ रहा है वो मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस पे है फॉर एग्जांपल। तो ये ऑलमोस्ट फिक्स है ना। तो आपके पास ये जो डेल्टा, मतलब जो मास जा रहा है, डिवाइड बाय डेल्टा टी के साथ हम ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो हीट फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम यहाँ से जो निकल के आ रही है, वो चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम के बराबर ही है, राइट। तो देखो मतलब हम यहाँ पे कोई भी कूलेंट फ्लो करा सकते हैं, राइट। तो उसका एक रेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक हमने मोटर लगा रखी है ना, तो उसकी क्या होगी, अपनी एक कैपेसिटी होगी जिससे वो फ्लो करा सकता है। तो इसकी मोटर अगर हम तेज़ी से फ्लो, और ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कराना चाहते हैं तो नेक्स्ट कोई दूसरी मोटर लगानी पड़ेगी, है ना। तो एक सेटअप अलग से रखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मोटर की अपनी कैपेसिटी है मास को फ्लो कराने का, वो ऑलमोस्ट हम मतलब हमारी एक तरह का कंस्ट्रेंट है वो, है ना। हम उसे ऐसा नहीं कि बार बार मोटर चेंज करते रहेंगे, है ना, और नई नई मोटर लगा देंगे, मास को चेंज करते रहेंगे। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, ऑन डे टू डे बेसिस। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी जो आपके पास है, एम बाई डेल्टा टी जो है ना, जो रेट फ्लो हो रहा है मास का, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यू कैनॉट चेंज इट ऑन डेली बेसिस। सिमिलरली चेंज इन टेम्परेचर आपकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल पानी को आपको 110 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म करके रखना है ना। तो ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो आपका जो रेट ऑफ फ्लो हुआ, जो आपकी हीट को फ्लो कराएगा ना, वो किस पे डिपेंड कर जाएगा, वो एस पे डिपेंड कर जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक हीट पे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा हीट ड्रॉ करवानी है, यहाँ से हीट को तेज़ी से ड्रॉ कराना है, बड़ी तेज़ी से मूव कराना है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हीट यहाँ पर फ्लो नहीं कर पाएगी, है ना, अगर स्पेसिफिक हीट कम होगी तो यहाँ हीट तो आ रही है लेकिन सारी की सारी हीट वो ले नहीं पाएगा। तो पानी आपका क्या होगा, अधिकतर हीट जो होगा वो अनयूज्ड हो रह जाएगी, लॉस हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, एस की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, काफ़ी हाई होनी चाहिए, जो क्या करे, पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर ले, राइट। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एस की वैल्यू होनी चाहिए, इसको अगर हमें हाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी हाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये रीज़न हमारे पास आ गया। तो हैंस कह सकते हैं हम, हैंस द स्पेसिफिक हीट जो आपके पास होगा फॉर द कूलेंट इज केप्ट हाई फॉर दिस रीज़न, ओके। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। नाउ लेट अस मूव टू दी सी पार्ट। एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग। देखो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये एग्जाम में पूछते हैं कई बार, ठीक है, और इजी भी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलिए तो हम सी पार्ट में देखिए चलते हैं। हमें देखो एक इक्वेशन पता है कि पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, है ना। मान लीजिए आपके पास ये कोई टायर है ना, ये टायर है और ये रन कर रहा है बड़ी तेज़ी से, सड़क पे चल रहा है, रोड पे, है ना। अब इसके अंदर जो गैस है वो तो फिक्स है ना, ऐसा तो है नहीं कि चलते चलते हम दोबारा भरेंगे गैस, है ना। तो यहाँ जो नंबर ऑफ मोल है बेटा वो है फिक्स्ड। जो गैस होगी उसमें नंबर ऑफ कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ मोल फिक्स होंगे कुछ।
उसको हम चेंज नहीं करते, वो फिक्स है ना। तो ये आपका हो गया फिक्स। क्या इसका वॉल्यूम, क्या आपका प्रेशर होगा कुछ, तो इसका पर्टिकुलर कोई प्रेशर होगा। वॉल्यूम क्या होगा, इसमें जो गैस पार्टिकल है उसका वॉल्यूम भी लगभग सेम ही है ना। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम भी हमारा है फिक्स्ड, ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि आपके पास जो गैस का वॉल्यूम है या जो गैस होती है उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये डबल हो जाएगा, जितना टायर का साइज़ है वही तो उसका वॉल्यूम होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। लेकिन होता क्या है कि जब आपका ड्राइव आप करते हो तो गाड़ी जब रोड पे चलती है तो ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन तो टायर जो है गेट्स हॉट, है ना। क्यों हो जाता है हॉट, क्योंकि गर्म होता है ना, वार्म कह सकते हो, बिकम वार्म। ड्यू टू दिस व्हाट हैपन्स कि जो प्रेशर होता है, इस केस में अगर ध्यान से देखोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, लेकिन वॉल्यूम तो आपका फिक्स है। वॉल्यूम जब आपके वो फिक्स हो जाता है ना, जब आपके पास वो एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है लेकिन एक्सपेंड हो नहीं पा रही, क्योंकि जो उसका टायर का जो वॉल्यूम है, जो साइज़ है ना, वो तो सेम ही है, उसमें चेंज होने वाला है नहीं कुछ। तो क्या चीज़ चेंज हो जाती है, फिर प्रेशर बढ़ने लगता है, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यू कैन से एज द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल इन द ट्यूब ऑफ द टायर इज फिक्स्ड एंड volume is also fixed, so as the temperature will increase, pressure in the tire will increase, okay. So hence due to increase in temperature, pressure in tire increases, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो now let us move to the D part. What is the D part? So D part you can say here is the climate of a harbor town is more temperate than that of a town in a desert at the same altitude. देखो इसको हम दो तरीके से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों को मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एक तरीका तो आपका जो बुक में दिया हुआ है NCERT का, है ना, और दूसरा तरीका भी है ना, वो भी हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक तरीका तो ये है, मान लीजिए आपके पास ये हार्बर टाउन है ना, ये आपका लैंड है, ये इलाका जो है ये लैंड है ना, और ये जो आपके पास हिस्सा है वो आपका जो है वो है वाटर, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपका पानी होता है ना, पानी वो एज़ कम्पेयर टू लैंड गुड कंडक्टर, मतलब ठीक ठाक कंडक्टर होता है, यानी कि कह सकते हैं कंडक्टर भी कह सकते हैं इसको, कैसे इसकी स्पेसिफिक हीट काफ़ी हाई होती है, इज वेरी हाई कंपेयर टू द लैंड या सॉइल, है ना, सॉइल। तो होगा क्या, जब सन की रेज इस पे पड़ेंगी, है ना, इस पे जब सन रेज पड़ती हैं तो ये तेज़ी से गर्म नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन करते हो आप, हीट डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड मास, है ना। तो यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, या 1 केल्विन, जो भी है, जो भी यूनिट है उसमें, है ना। तो 1 डिग्री राइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ता है पर यूनिट मास, वो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है ना। तो जो आपका वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जब हीट पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट मान लो यहाँ सन की लैंड पे आ रही है, वो अमाउंट ऑफ हीट मान लो डेल्टा H है, सेम अमाउंट ऑफ हीट आपका डेल्टा H वाटर में भी जा रही है। अब लैंड की क्या बात होती है, लैंड कुछ इस तरह से है कि इसके ऊपर का हिस्सा ही गर्म होता है, राइट, ऐसे करके। तो जितनी हीट आ रही है उसमें क्या करना है, नीचे गर्म करने की जरूरत नहीं है उसको, लैंड के केवल सरफेस को गर्म करना है ना। तो इजीली जो सरफेस होती है वो गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि पानी जो है ये तो इसकी तरह रिजिड तो है नहीं, है ना। जो आपकी ऊपर की सरफेस होती है लैंड की वो सॉलिड होती है ना। तो जो उसका हीट का जो प्रभाव होता है ना, इफेक्ट होता है, वो ऊपर ही होता है, यानी कि उसको हीट उतनी हीट मतलब टेम्परेचर को राइज करने में हीट को ज़्यादा समय नहीं लगता, बड़ी जल्दी से गर्म हो जाता है। उसी तरह से आयरन आप देखोगे, अगर मैं गर्म बॉडी के साथ अटैच करता हूँ तो तेज़ी से गर्म हो जाता है, लेकिन पानी को गर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। उसी तरह से जब हीट जो है वाटर में जाती है तो उसको गर्म करने में टाइम लगेगा,
है ना। और आपका जो सरफेस है उसकी ऊपरी सतह है, जो आपकी सरफेस होगी किसी भी लैंड की, वो तेज़ी से गर्म हो जाएगी, है ना, तेज़ी से गर्म हो जाएगी उतनी हीट से, सेम हीट अगर हम दे रहे हैं दोनों दोनों तरफ, है ना। तो उसमें क्या होगा, हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्पेसिफिक हीट हमारे पास होगा ऑफ वाटर वो ग्रेटर है देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल एट लैंड, है ना। एक तो ये चीज़ है। तो होगा क्या, आपका ये जो स्पेसिफिक है ये टेम्परेचर राइज कम होगा इसका, है ना, क्योंकि आपका जो स्पेसिफिक ज़्यादा होता है टेम्परेचर कम होता है। तो यानी कि कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, क्योंकि मास आपका मान लो सेम है, हीट भी आपकी सेम जा रही है, भाई सन जो है वो उतनी हीट पानी में भी डालेगा और सेम हीट वो आपको लैंड को भी देगा, तो हीट तो आपकी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। और मान लो उतना ही पानी हमने लिया m और लैंड का भी उतना ही मास लिया m, है ना, दोनों बराबर है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। यानी कि स्पेसिफिक हीट जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट हो गया, है ना। यानी कि जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा वो कम टेम्परेचर राइज कर पाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे ये दोनों क्या होते हैं, सन कांटेक्ट, जब सन इसको हीट देता है तो लैंड जो है वो तेज़ी से गर्म हो जाती है और ये कम। तो हम कह सकते हैं कि जो हीट जो लैंड होगा, लैंड इंक्रीज, लैंड टेम्परेचर इंक्रीजेस मोर sharply than the temperature of water। पहले तो हम ये समझ लें, राइट। तो होगा क्या, देखो यहाँ पर भी कुछ एयर है ना, एयर है, और यहाँ पर भी कुछ एयर है। तो लैंड के आसपास की जो एयर होगी यहाँ के टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, जब टेम्परेचर राइज होगा तो एयर क्या होती है, ठंडी, मतलब गर्म हो जाती है, और गर्म होने से एक्सपैंड करती है। तो एक्सपैंड करने से क्या होगा, ये एयर ऊपर जाएगी, राइट। जबकि ये एयर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि यहाँ पर एक्सपैंड हो नहीं रहा, क्योंकि टेम्परेचर इसका ज़्यादा नहीं है ना। तो ये जो एयर ऊपर जाएगी तो आप देखोगे लैंड के पास का जो एरिया होगा वहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उस वैक्यूम को भरने के लिए जो सागर की लहरें हैं या सागर की जो एयर है ना, वो कहाँ जाएगी, लैंड की तरफ मूव करना शुरू करेगी, समझ रहा है। और ये जो है, ये जो एयर यहाँ जाएगी वो इसके कंपैरिजन में कैसी होगी, कोल्ड होगी, कोल्डर एयर्स होंगी। तो ये जो कोल्डर एयर जब सब सरफेस की तरफ चलेंगी तो क्या होगा, सरफेस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो आपका टेम्परेचर है ना, जब राइज सन की रेस पड़ती हैं तो जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, हार्बर जो आपके पास स्टेशंस होते हैं जो किसी समुद्र के आसपास होते हैं, उनका टेम्परेचर राइज नहीं होता ज़्यादा। क्यों, क्योंकि जो कोल्डर एयर होती है समुद्र से वो लैंड की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वैक्यूम की तरफ आपको पता ही है कि जो हायर आपका जो प्रेशर होता है वहाँ से लो की तरफ जाती है। तो जहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है ना, लो प्रेशर एरिया हो जाता है। तो आपका जो एयर होगा वो हाई प्रेशर से, जहाँ एयर ज़्यादा है वहाँ हाई प्रेशर है, वहाँ से जाएगी जहाँ पर कम प्रेशर है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एयर होगा, कोल्ड जो एयर होगी वो कहाँ से फ्लो करेगी, वो आपका समुद्र से इसकी तरफ फ्लो करेगी। तो आपका जो टेम्परेचर होगा ऑफ लैंड लोअर्स डाउन। तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ वाटर, बट एज the temperature of land increases, air on land expand and rises up in atmosphere, creating a low pressure area, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच जो आपकी एयर होगी इन सी या ओशियन जो होती है मूव करेंगी टूवर्ड्स द लैंड, ठीक है। और ये जो इसको कहते हैं ब्रीज फ्लो करेगी ना, ब्रीज फ्लो करेगी। तो कोल्ड जो ब्रीज होती है again lowers the temperature of the land, ठीक है।
तो आप कह सकते हो कि जो टेम्परेचर होगा वो मॉडरेट रहेगा, है ना। हैंस जो हार्बर टाउन्स होंगे, हार्बर जो होंगे टाउन्स विल हैव मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट क्लाइमेट या टेम्परेचर, क्लाइमेट होगा या टेम्परेचर होगा, राइट, एक ही बात है यहाँ पर। तो क्योंकि टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर क्लाइमेट बन रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। ओके, चलिए अब देखो हमारे पास एक चीज़ और इसमें कहने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट जो होता है हार्बर की तरफ हो गया, टाउन टेम्परेचर कम रहता है देन दैट ऑफ द टाउन इन द डेजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। तो देखो एक चीज़ और है, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास अर्थ है, तो अर्थ का ये जो हिस्सा है ये आपका इक्वेटर कहलाता है, और ये हिस्सा ऊपर जाओगे आप तो ये क्या होता है, लैटिट्यूड्स होती हैं, ये लाइन्स, है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर सन की रेज है ना कम समय के लिए पड़ती है, मतलब क्योंकि अर्थ टेढ़ी होती है, यूँ टिल्ट, तो कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। तो सबसे ज़्यादा जो सन सीधी पड़ती है, सन रेज, वो इक्वेटर पे पड़ती हैं, जबकि आपके लैटिट्यूड पे ऐसा नहीं होता। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड पे जाओगे तो नॉर्मली क्या होता है, आपका सन रेज जो है सीधी नहीं पड़ती और वहाँ टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हीट आपको यहाँ मिलेगी, है ना। लेकिन वो कह रहा है कि आपके वो जो दो बॉडी हैं वो सेम लैटिट्यूड पे है। तो लैटिट्यूड का जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो लैटिट्यूड का हमें इफेक्ट नहीं देखना है ना। तो हमें केवल यही देखना है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर राइज होता है दोनों बॉडी का, चाहे वाटर हो चाहे लैंड हो, उसमें स्पेसिफिक हीट की वजह से कैसे चेंज होता है, राइट। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है, अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन contain 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. The walls of the cylinder are made of a heat insulator. देखिए हीट इंसुलेटर दे रखा है। तो जब हीट इंसुलेटर होता है तो इंसुलेटर आपको पता है क्या करता है, वो हीट को फ्लो नहीं होने देता, ना तो सिस्टम के अंदर हीट आ सकती है ना बाहर जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाई हैविंग अ पाइल ऑफ सैंड। चलिए आगे क्या करता है, बाई व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए तो इसमें हमें जो दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिलेंडर है और उसमें कंटेन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जो जो गिवन क्वांटिटी है पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए सबसे पहले क्या क्या गिवन है। तो आपको जो गिवन है वो है म्यू, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स दे रखे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना, कितना दे रखी है, ये दे रखा है 3 मोल्स। ओके चलिए, एक तो ये आपको दे रखा है। देखिए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यानी कि प्रेशर आपको दे रखा है, कितना है, प्रेशर आपको दे रखा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द वॉल्स ऑफ द, तो आपको सबसे पहले P1 लिख लेते हैं, P लिख लेते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, है ना। तो ये कितना दे रखा है, गिवन है सब, है ना। तो ये आपको दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और हमको क्या दे रखा है, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटर। तो हीट इंसुलेटर जो होते हैं, यानी कि डेल्टा एच आपका नहीं फ्लो हो रहा ना, डेल्टा एच अगर 0 होता है इसका मतलब क्या है, क्यों, ड्यू टू हीट इंसुलेटर, है ना, हीट इंसुलेटर। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट फ्लो नहीं करती है ना, चेंज इन हीट 0 होती है, उसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में जब ये हीट फ्लो नहीं करती तो उसके लिए हमें इक्वेशन होती है, एडियाबैटिक इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है वो जो हमारे पास होता है वो होता है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू आर टी, बेसिकली कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट हम मान लेते हैं। ओके तो देखो हमारे पास पी दे रखा है, वॉल्यूम भी कुछ है, नंबर ऑफ मोल भी आप दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या होता है कि हमारे पास गामा निकालना, तो गामा जो होता है ये रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है ना, ये ध्यान रखना है, हीट है फॉर गैस।
तो ये होता है Cp अपॉन Cv। तो देखो हम पहले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं कि Cv और Cp को कैसे निकालते हैं, तो हम डायरेक्ट अब निकाल सकते हैं। तो Cv की जो वैल्यू होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर होती है, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। तो आपके पास ये जो है हाइड्रोजन गैस के लिए आपको निकालना है। तो आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, डाई एटोमिक गैस होती है। तो डाई एटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n माइनस में r निकालते हैं। मैंने बताया दो गैसेज अगर दो एटम्स ऐसे हैं, है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस में रिलेशनशिप 1 है, तो दैट बिकम 5, राइट। तो इसको हम ले सकते हैं Cv 5/2 ऑफ r, और Cp हमको पता है बाई मेयर्स इक्वेशन वो होता है Cv प्लस में r, तो दैट बिकम 5/2 प्लस r, तो दैट बिकम 7/2 ऑफ r। तो आपके पास जो गामा आ गया वो आ गया Cp बाई Cv, तो आएगा 7/2 r डिवाइड बाई 5/2 ऑफ r, तो दैट बिकम 7/5। ये आपको देखना है, ओके। इसके अलावा देखिए हम क्या करेंगे, गामा हमारा निकल गया, ओके, और प्रेशर हमारा दे रखा है आपको, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय, ठीक है, बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज इफ गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स वॉल्यूम। तो देखो ओरिजिनल वॉल्यूम से प्रेशर आपको दे रखा है, तो वॉल्यूम अब आपको दे रखा है, तो कह रहा है जो वॉल्यूम है ना V2, है ना, वो क्या है, तो V2 जो आपको D1 है, तो जो भी V1 पहले था उसका हाफ है, ओके। और इक्वेशन आपको पता ही है, तो इसके हिसाब से जो आपके एडिबेटिक इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है, अगर 2 पॉइंट की हम बात करें क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो P1 V1 गामा शुड बी इक्वल टू P2 V2 गामा, राइट। तो ये इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखो आपके पास क्या आ गया, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। चलिए अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसको लिख सकता हूँ मैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, क्योंकि दोनों के ऊपर गामा है ना, तो दोनों को मैं गामा से ऐसे कर लेता हूँ। अब जो जो वैल्यू दे रखे आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, देखो ये शुरू का प्रेशर दे रखा है, तो आपको तो वैल्यू जो निकालनी है P2 वो निकालनी है। क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, कितना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है आपको ये निकालना है। इफ़ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा है वो निकालना है। बाय व्हाट फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालते हैं कितना होता है। तो देखो ये वैल्यू जो निकल के आती है ये आता है P2 P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 की पावर गामा, ठीक है। और गामा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, देखो गामा आया था 7/5। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 5 1 जा 5 5 2 5 4 जा 20, ओके, तो 1.4 आता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ उठा के रखते हैं, देखो ये कितना आता है। तो V2 कितना आया था, V2 V1 का हाफ आया था ना, तो इसको लिख देंगे V2 V1 का हाफ हो गया, और यहाँ पर है आपका V1, राइट। ये गामा हो गया P1 बाई P2, तो हमको तो P2 निकालना है, तो P2 बाई P1 कर देंगे। ये क्या आया था, ये आ जाएगा 1/2 ऑफ गामा। तो जब P2 बाई P1 क्या है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, 2 की पावर गामा, यानी कि 2 की पावर 1.4। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमें वैल्यू जो है दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू हमें गिवन होता है तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है हमारे पास 2.64, राइट। 2.64 आ गया। तो P2 की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गया 2.64 अप्रॉक्सीमेटली इंटू P1। अब P1 हमें दे रखा था 1 एटमॉस्फेयर पर, यानी कि 2.64 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये जो प्रेशर निकल के आया P2 वो हमारे पास जो निकल के आएगा वो हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 2.64, ओके। तो 2.64 तो हमें एक्चुअली इसकी वैल्यू दे रखी है ना, तो 2.64 को इसे इंटू हमें करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें जो निकालना है देखो वो निकालना है कितना चेंज, देखो क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, है ना। इफ द तो व्हाट फैक्टर ऑफ द इंक्रीज इन प्रेशर निकालना है। तो इंक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ, तो चेंज इन प्रेशर जो होता है तो वो है P2 माइनस P1, और फैक्टर पूछ रहा है तो डिवाइड बाई P1 करेंगे, है ना। तो डिवाइड बाई P1 करेंगे तो ये आपके पास आएगा P2 बाई P1, ठीक है। ये आया माइनस में P1 बाई P1, तो P1 बाई P1 तो कट के आ जाएगा 1, और P2 बाई P1 हमारे पास निकला हुआ है बेसिकली। तो P2 बाई P1 था 2.64, तो इसको लिख देंगे 2.64 माइनस 1 यानी कि 1.64। तो ये आपका आएगा चेंज इन प्रेशर बाई व्हाट फैक्टर कह रहा है, तो यानी कि P1 के रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ कितना हो गया वो कह रहा है। तो इन फैक्टर
इंक्रीज फैक्टर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 5 की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए वो क्या कहता है। ओके, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे तो आपको दे रखा है यहाँ पर कि इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ गैस एडिबेटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी, ये आपको दे रखा है। एन अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो वर्क डन जो है ना बेटा वो दे रखा है ऑन द सिस्टम। तो हमें पता है जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो माइनस में आएगा, जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो प्लस में आता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। तो आपका जो सिस्टम है ना वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट पे हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन 5 में दे रखा है, मान लीजिए आपके पास एक स्टेट ए है और हम यहाँ से पॉइंट बी पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्रोसीड कर गए। तो इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान कुछ वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना हुआ है 22.3 जूल, है ना। तो इसका मतलब जो वर्क डन हमारे पास है इस केस में, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी जो आपके पास हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है वो है 22.3 जूल, माइनस में आएगा क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम माइनस होता है। इफ़ द गैस इज टेकन फ्रॉम अब देखिए, अब गैस को ए से बी हम दोबारा लेके जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, देखो इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ गैस एडिबेटिकली, तो आपका ये जो प्रोसेस हुआ था ना ए से बी जाने का, ये कैसा प्रोसेस था, ये था एडियाबैटिक प्रोसेस था। अच्छा एडियाबैटिक में डेल्टा एच क्या होता है, हमने बताया था वो होता है 0। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस आप ये कह सकते हो कि भाई डेल्टा एच जो होता है वो वर्क डन प्लस में डेल्टा यू होता है। ओके, और वर्क डन जो ए से बी के लिए आया है वो आया है माइनस में 22.3, है ना, ये आया है, और डेल्टा यू हो गया। और आपको पता है यहाँ जो इंटरनल जो एनर्जी में चेंज आता है हीट में वो 0 दे रखा है, एडियाबैटिक में ये 0 होता है। ठीक है, तो आपके पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया डेल्टा यू, ये कितना निकल के आएगा, ये इसको उधर ले जाएंगे तो दैट बिकम 22.3। तो आपको ये पता चल गया कि अगर हम पॉइंट ए से बी में जाते हैं तो इनका कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, वो कितना आ जाता है 22.3 जूल। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, इफ द गैस is taken from state A to B via a process in which the net heat absorb। अब सिस्टम में देखो एनर्जी हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, तो जब हीट एब्जॉर्ब होती है ना सिस्टम के अंदर तो प्लस में होती है, और हीट निकलती है तो नेगेटिव होती है। ध्यान रखना, सिस्टम में कोई भी अगर चीज़ लेता है तो पॉजिटिव है, यानी कि उसमें ऐड हो रही है वो चीज़, है ना। तो आपके पास जो हीट हो रही है, मान लीजिए आपके पास, मान लो अब दूसरे तरीके से वो ए से बी में गया, मान लो यूँ चला गया इस प्रोसेस में, तो इसमें हीट अंदर आई, कितनी हीट अंदर आई इस बार, तो इस बार जो अंदर हीट आई है वो आपको दे रखा है, तो हीट आई अंदर तो प्लस कर लेंगे, है ना। तो ये आपके पास ये हीट अंदर आई है 9.35 कैलोरी। तो देखो हमारे पास ये तो जूल में दे रखा है, तो इसको भी जूल में करेंगे तो 9.35 जूल करेंगे तो 4.19 जूल आ जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम बाद में। तो अब दोबारा से हम निकालेंगे फॉर सेकंड प्रोसेस। तो सेकंड प्रोसेस में दोबारा जो थर्मोडायनामिक की इक्वेशन आती है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स क्या दे रखा है बेटा, वो आपको दे रखा है डेल्टा एच इज इक्वल टू वर्क डन। इस बार वो ये ए टू बी, अब ये जो प्रोसेस है वो अलग है ना, थोड़ा अलग है। तो मान लो ये जो पॉइंट है मान लो एक्स से होता गया है, तो आपका जो प्रोसेस है ए बी आ रहा है लेकिन थ्रू एक्स आ रहा है, एक्स पॉइंट से होता जा रहा है, प्लस में इंटरनल एनर्जी राइज। अब हमको पता है यहाँ से यहाँ पर जब आता है तो किसी भी पास से जाए, जो आपका यू होता है ये क्या होता है, ये स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। इसका मतलब है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, चाहे इससे जाए चाहे दूसरे पाथ से जाए, है ना। तो इसका जो चेंज आएगा वो सेम आएगा, स्टेट फंक्शन है, मीन्स इसका मतलब है कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ओनली डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जो एंड पॉइंट्स हैं उस पर डिपेंड करती है, फाइनल पॉइंट्स यानी कि एंड पॉइंट्स
ऑफ अ प्रोसेस, है ना, जो प्रोसेस है उसके फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है, या कह सकते हो और पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए हम कह देंगे कि इसका इंटरनल एनर्जी जो चेंज आएगा वो उतना ही आएगा जो हमने यहाँ निकाला था, यानी कि इसको लिख देंगे प्लस में 22.3 जूल। तो वर्क डन हमें ये निकालना है ना, बी से निकालना है, जबकि डेल्टा एच आपको दिया हुआ कितनी हीट अंदर आ रही थी, वो आ रही थी 9.35 इंटू 4.19, राइट। तो इस बार जो वर्क डन हमारे पास आएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी थ्रू एक्स, वो आ जाएगा क्योंकि एक्स पॉइंट से होता जा रहा है ना इस बार, तो आ जाएगा 9.35 इंटू 4.19, इसको हम इधर ले आएंगे तो दैट बिकम -22.3 और हर चीज़ जूल में आ जाएगी। तो जो वर्क डन आ जाएगा ए टू बी फ्रॉम एक्स, वो आ जाएगा 9.35 इंटू 4.19 -22.3, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास जो सॉल्व करके वैल्यू आनी चाहिए देखिए वो कितना आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी हमारे पास 16.88 जूल, या हम उसको अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आएगी 16.9 जूल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, तो 6 में देखो क्या दे रखा है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा समझना है हमको। तो देखो क्या दे रखा है इसमें, 2 सिलेंडर्स दे रखे हैं ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया अ स्टॉप कॉक, एक स्टॉप कॉक है उससे ये कनेक्ट किए गए हैं दो बॉडीज, दो सिलेंडर्स। ए कंटेन्स अ गैस, तो ए के अंदर एक गैस कंटेन है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है, एंड प्रेशर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी इज कम्प्लीट, जो बी सिलेंडर है इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, यानी कि बिल्कुल खाली है वो, है ना, वैक्यूम है वहाँ पर, कुछ नहीं है उसके अंदर। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड। देखो थर्मली इंसुलेटेड का मतलब क्या है, थर्मली इंसुलेटेड का मतलब है कोई हीट अंदर एंटर नहीं करने वाली, ना बाहर जाने वाली है। अब देखो आगे कहता है द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन। देखो अब इसको जरा समझते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, मान लीजिए आपके पास ये 2 कंटेनर है और दोनों इक्वल वॉल्यूम के हैं, बिल्कुल इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। मान लो मैंने यूँ मान लिया, हो सकता है अलग अलग दिखें आपको, ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलना कि दोनों इक्वल है ना, मैं इक्वल बनाने की कोशिश करता हूँ, इक्वल वॉल्यूम है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी कि V1 का वॉल्यूम भी V है और V2 जो बॉडी है ना बेटा उसका वॉल्यूम भी V है। तो आपके पास ये जो बॉडी है ये A है, चलो इसको A ही मान लेते हैं, तो VA V है और VB भी हमारा V है, ये B बॉडी है जैसा कि क्वेश्चन में दिया, और यहाँ पर एक कॉर्क लगाया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ये कॉर्क है। तो होगा क्या हमारे पास, जैसे इसको हटाएंगे, अच्छा इसमें कुछ गैस भरी पड़ी है, ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई गैस नहीं है, नो गैस, यहाँ पर गैस भरी पड़ी है। अच्छा इसमें ये जो गैस भरी पड़ी है इसका कुछ प्रेशर है ना, इसमें जो प्रेशर है कितना बन रहा है, इसका जो प्रेशर है इसमें कुछ P है प्रेशर, मान लो PA, वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका कुछ टेम्परेचर भी है PT, मतलब TA, वो कितना है, ये है 273.15 केल्विन, क्योंकि डिग्री एट 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। अब देखो क्या हो रखा है हमारे पास, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है कि आपने कॉर्क को हटा दिया, है ना। तो जब कॉर्क को हटाएंगे तो क्या होगा, देखो बेटा ये कॉर्क को जैसे हटाएंगे तो हमने क्या करा, व्हेन सपोज कॉर्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो हमारे पास देखो यहाँ लिखा है कि व्हेन कॉर्क इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस कंटेनर, सो व्हाट वुड हैपन, कि भाई ये जो गैस आपके पास नज़र आ रहा है ना आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास ये गैस था, मान लीजिए कंटेनर था, जैसे हमने कॉर्क को हटाया तो क्या होगा, गैस यहाँ से मूव करेगी, है ना, और दूसरे कंटेनर को फिल कर देगी, राइट। इसमें पूरी गैस दोनों तरफ भर जाएंगी, शुरू में यहाँ पर कुछ नहीं था लेकिन दोनों तरफ गैस भर जाएगी,
ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा गैस का, जो केवल पहले वी था, यहाँ तो गैस थी नहीं तो यहाँ वॉल्यूम नहीं था, लेकिन अब जो वॉल्यूम हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो बात की बात है तो इस शुरू में प्रेशर मान लो पी था, तो प्रेशर शुरू में क्या था इनिशियली, इस पूरे प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली जो प्रेशर था गैस का वो था केवल P1, है ना, P1 था, और बाद में प्रेशर कितना हो जाएगा वो हमको निकालना है। मान लीजिए प्रेशर जो बाद में हो जाएगा वो P2 हो जाएगा, पहले समझते हैं केवल, है ना, बाद में प्रेशर P2 हो जाएगा, इनिशियली हम पहले कर लेते हैं। तो सिमिलरली इनिशियली वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम था V1 था, इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल है प्रेशर, है ना। ऐसी इनिशियल ये V क्या है, इनिशियल वॉल्यूम था, वो मान लो V था, इसका वॉल्यूम V है। बाद में वॉल्यूम कितना हो गया V2, फाइनल वॉल्यूम, वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2V, क्योंकि दोनों में फैल गया। अच्छा, एक चीज़ और दे रखी है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि थर्मली इंसुलेटेड, तो थर्मली इंसुलेटेड का मतलब है कोई हीट सिस्टम में ना आती है ना ही जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस क्या होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस जो डेल्टा एच होता है, चेंज इन हीट वो जीरो होता है, और आपको पता है डेल्टा एच जो हमारे पास होता है वो होता है जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया प्लस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तो हमें एक चीज़ और पता है यहाँ पर कि अगर मान लो ये प्रेशर जो है, अगर यहाँ पर कोई चीज़ को मूव कराती, फॉर एग्जांपल यहाँ पिस्टन था, अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई गैस है ना, और ये मूव करती है आगे की तरफ, और ये जो पिस्टन आपको नज़र आ रहा है ये मूव करके ऊपर जाता है, तो क्या हो रहा है, ये जो गैस है वो इस पिस्टन को मूव करा रही है, तो कुछ वर्क डन हो रहा है, यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो है वर्क डन। लेकिन क्या इसके अंदर ऐसा कुछ है कि कोई पिस्टन या किसी चीज़ को मूव करा रही है, आप देखोगे इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो सिंपली गैस जो है मूव कर रही है बाहर, अंदर दूसरी कंटेनर के अंदर चली जा रही है। तो इस केस में जो एक्सपेंशन हो रहा है ना बेटा, उसे कहते हैं फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं है। तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, अंडर फ्री एक्सपेंशन वर्क डन कितना होता है यहाँ पर, जीरो। यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा ना, एक गैस सिंपली एक सिस्टम से, मतलब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, केवल यही हो रहा है, कोई पिस्टन या किसी चीज़ को तो मूव करा नहीं रही है, तो वर्क डन आपका जीरो है इस केस में। तो आप देखोगे ये दोनों वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर, यह जो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है, तो डेल्टा एच कितना हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस था तो जीरो है, वर्क डन भी कुछ नहीं हो रहा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया आपके पास, जीरो, यानी कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट में आप देखेंगे तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी। तो पहले फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, तो जब फाइनल प्रेशर पूछ रहा है तो हमको पता है, अच्छा थोड़ा इसको आगे पढ़ लेते हैं, तो आपके पास ये जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, आप देखोगे तो आती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kBT होती है ना, ये होता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब कोई भी गैस हो सकती है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, जो भी, हम उसमें नहीं जा रहे, केवल एफ को देख रहे हैं इस केस में। तो जो आपका इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, तुम देखोगे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो किस पे होगा, वो चेंज इन टेम्परेचर होगा। कई kBT लिखते हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल हैं तो F/2 RT भी होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चलेगा। चलिए अब मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर आपका इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हमने देखा जीरो आ रहा है, कोई चेंज नहीं है, तो टेम्परेचर कितना आएगा, यानी कि डेल्टा टी डायरेक्टली इक्वल टू इंटरनल एनर्जी में चेंज है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो टी भी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी क्या आ गया, जीरो आ गया। ओके, तो अब इस चीज़ को लेके हम चलेंगे। तो जब टेम्परेचर जीरो हो जाता है तो आपको पता है जो आइडल इक्वेशन, आपके पास जो आइडल गैस की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है PV = R μRT होती है ना। तो इक्वेशन आइडल गैस इक्वेशन है, आइडल गैस इक्वेशन है, या हम इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब है जो अगर प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है ना, ये स्टेट फंक्शन होते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, इसलिए इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं इसको। तो आपके पास टी क्या निकल के आया, वो आया कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं भाई PV = μRT है,
और ये भी क्या है, कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल, क्योंकि आप देखोगे जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो तो सेम है ना, देखो जितना पार्टिकल यहाँ है उतने पार्टिकल यहाँ है ना, वही तो गैस है जो यहाँ से घूमकर पूरे में फैल गई, तो नंबर ऑफ मोल भी क्या है, कांस्टेंट है। तो आपके पास ये पूरी टर्म्स आ जाएगी कांस्टेंट। तो जब पहला सिस्टम था जहाँ पर पार्टिकल कहाँ थे, केवल इसमें थे, वो फैल के किस में चले गए, अब वो 2 में चले गए, इसमें चले गए, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो v था, यहाँ जो वॉल्यूम है वो v बाई मतलब ट्वाइस हो गया v का। यहाँ प्रेशर P1 था, मान लो P जो 1 एटमॉस्फेरिक था, जो क्वेश्चन में दिया था 1 atm। अब कहता है कि P2 निकालो कितना होगा। क्यों कह रहा हूँ 1 atm, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। बार बार देखिए, इसमें बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि एक कंटेंस गेट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे था, स्टैंडर्ड प्रेशर पे था, यानी कि जो पहले प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। तो अब जो प्रेशर होगा कितना होगा वो निकालने को कह रहा है। अब क्योंकि ये सब कांस्टेंट है तो इक्वेशन यहाँ पर जो थी वो P1 V1 होगी इज इक्वल टू म्यू RT। यहाँ इक्वेशन क्या होगी, वो होगी म्यू P2 V2 म्यू RT। अब क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो कि दोनों क्या होगी बराबर, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो गया। तो P2 की P1 यानी कि P2 अगर मुझे निकालना है एक पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो हो जाएगा V1 बाई V2 इंटू P1, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो बहुत आसान हो गया। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। V1 कितना है आपके पास, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी वॉल्यूम जो V1 है V है, जबकि वॉल्यूम V2 कितना है, ट्वाइस ऑफ V है। देखिए हमने ये लिखा हुआ है, ये V है और V2 कितना है, ट्वाइस ऑफ V है। तो प्रेशर P1 कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आपका जो नया प्रेशर आ गया P2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितना हो गया, हाफ हो गया। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 1.013 × 10⁵ पास्कल था। डिवाइड कर देंगे बाई 2 तो दैट बिकम डिवाइड कर लीजिए तो 0.565 इंटू 10⁵ आ जाएगा पास्कल, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10⁵ आ गया है ना, यानी कि 5 इंटू 10⁴ इतना ठीक है, इतना पास्कल आपके पास प्रेशर आ गया P2, ठीक है। पहले का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कहता है। तो देखिए सेकंड जो आपके पास कह रहा है वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस केस में, पहले वाले केस के अंदर ही, कि आपका जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आया था वो हमारा कितना आया था। देखिए यहाँ हमने बताया था जब गैस एक्सपेंड हो रही थी तो वर्क डन 0 होता था, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है ना, वर्क डन फ्री एक्सपेंशन में 0 होता है। और जो हीट है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस था वो भी 0 था, तो आपका जो इंटरनल एनर्जी में चेंज था वो 0 आया था, है ना। तो इसको हम सिंपली यही लिख देंगे कि जो चेंज इन, क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इस बात को, तो हम लिख सकते हैं पी पार्ट के अंदर कि आपका जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो डेल्टा एच माइनस वर्क डन है, और क्योंकि दोनों 0 हैं तो इंटरनल एनर्जी भी क्या आ जाएगा, 0। ओके, सी पार्ट पे आ जाइए। अब देखिए सी पार्ट में जो हमें दे रखा है वो दे रखा है व्हाट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, और हमको पता ही है जब इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 RT, है ना। तो U होता है, तो चेंज इन U कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 R चेंज इन T। तो जब ये 0 है तो चेंज इन T भी कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, अब D पे आ जाइए। D पे देखिए क्या कहता है कि डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम लाई ऑन द PVT सरफेस। देखिए होता क्या है हमारे पास, जब हम एक्सपेंड करते हैं गैस को, जैसे इस केस में जैसे हम यहाँ से कॉर्क को हटाएंगे तेज़ी से गैस यूँ करके मूव करेगी और रैंडमली मूव करेगी, ठीक है। अब मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। जब भी हम PVT ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए आपके ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और उसमें कुछ टेम्परेचर है ना, एक टाइम पे एक ही चीज़ बनती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T कांस्टेंट पे हम ग्राफ को बनाते हैं। तो मान लो आपके पास ये ग्राफ आता है, टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ग्राफ दूसरा आ जाता है। मान लो T1 पे है, ये T2 पे, राइट। तो जब भी PV कराएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा PV बनाएंगे टेम्परेचर थोड़ा अलग करके फिर बनाएंगे, है ना। तो ये हमारा ग्राफ होता है। इसमें टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, T इंक्रीजेस, ये हमको पता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना जिसमें ये ग्राफ बनता है, ये क्या होता है, फुली रिवर्सिबल होते हैं प्रोसेस, यानी कि क्वासी स्टैटिक होते हैं, क्वासी स्टैटिक होते हैं। क्वासी स्टैटिक में क्या होता है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में प्रेशर और वॉल्यूम की, प्रेशर की और वॉल्यूम, प्रेशर जो है चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है ना। तो प्रेशर फॉर एग्जांपल घट रहा है तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से घट रहा है तो ऊपर से आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर घट रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम इतना था,
जब प्रेशर घटा तो वॉल्यूम आपका बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। और रिलेशन भी आपके पास है, पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट है, मान लीजिए टी कॉन्स्टेंट है, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इस तरह का रिलेशन हमारे पास निकल के आ रहा है। तो दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, तो ये जो प्रोसेस होता है वेरी स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। तो जब सिस्टम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचता है ना, तो इतना स्लो होता है कि उनके बीच में इक्विलिब्रियम जो होता है, यानी कि हमेशा सिस्टम आइसोथर्मल, मतलब थर्मली कह सकते हो, इक्विलिब्रियम में होता है। सिस्टम हमेशा कैसा होता है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के प्रोसेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं एंड वेरी स्लो होते हैं। क्या होते हैं, वेरी स्लो, यानी कि इसमें जो हमें ग्राफ जो बनाया हुआ है ना, ये बहुत ही स्लो करके, मतलब बहुत ही क्वासी स्टैटिक स्टेट पे ये ग्राफ हमें मिला है, राइट। तो अगर, लेकिन जब तुम इसको फ्री एक्सपेंशन के तहत इसमें जब इस कॉर्क को हटाते हो तो गैस तेज़ी से फैलती है। तो क्या ये प्रोसेस स्लो है, अपने आप पूछो। ये प्रोसेस स्लो नहीं है, रिवर्सिबल भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि जो प्रोसेस है वेरी स्लो, यानी क्वासी स्टैटिक नहीं है और रिवर्सिबल नहीं है, तो हम इसको इस ग्राफ में, पीवी ग्राफ पे उतार नहीं सकते। हालांकि इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट आपका इसमें आ सकता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम सिर्फ लिख सकते हैं कि व्हेन गैस इज अंडर फ्री एक्सपेंशन, this process is very fast, है ना। while जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस आर वेरी स्लो, पहले तो वेरी स्लो होते हैं, एंड रिमेन एंड आर क्वासी स्टैटिक होते हैं ना, क्वासी स्टैटिक होते हैं। क्वासी स्टैटिक का मतलब है ऑलमोस्ट स्टैटिक होते हैं, यानी कि हमें स्टैटिक नज़र आते हैं। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो हमें वो चेंजेस दिखाई नहीं पड़ते, बहुत ही स्मॉल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो हमें सिस्टम हमेशा एक स्टेबल कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम पे नज़र आता है, हालांकि बहुत ही कम चेंजेस होते हैं ना। तो वेरी स्लो होता है एंड आर क्वासी स्टैटिक, दैट इज जो सिस्टम्स हैं आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होता है बिटवीन टू पॉइंट्स इन पीवी ग्राफ, है ना, जो पीवी ग्राफ है या प्लॉट आप कह सकते हो। लेकिन जो आपका ये प्रोसेस है वो क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसको हम पीवी ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हैंस कह सकते हैं कि जो आपके पास ये प्रोसेस है ना, फ्री एक्सपेंशन, है ना, फ्री एक्सपेंशन कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन पीवीटी ग्राफ। पहले तो ये चीज़ होगी, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं सिस्टम का इनिशियल पॉइंट जो होगा, ए पॉइंट मान लो इनिशियल पॉइंट है, और जो पॉइंट बी है ना, मान लीजिए वो आपका फाइनल पॉइंट है, वहाँ पर प्रोसेस रुक जाता है। यहाँ पर जो प्रोसेस था रुका हुआ था, और जब पूरा सारे चेंजेस एकदम हो जाते हैं तो सिस्टम लास्ट में इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना, यानी कि सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं गैस के, वो इक्वली स्पेस्ड हो जाते हैं, इक्वली फैल जाते हैं, है ना। तो उसमें और कोई कह सकते हो गुंजाइश नहीं होती कि सिस्टम में और कोई एक्सपेंशन हो। तो हम उस समय कहते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। तो यानी कि पहला पॉइंट जो इनिशियल है और फाइनल पॉइंट वो तो स्टैटिक हैं आपके, है ना, वो तो इक्विलिब्रियम में है, तो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीवी ग्राफ में। लेकिन बीच के पॉइंट, हालांकि पॉइंट अगर बनाने की कोशिश भी करोगे तो कोई पॉइंट यहाँ आएगा, कोई इधर आएगा, कोई इधर आएगा, कोई इधर आएगा। सिस्टम क्या है, डायनेमिक होता है, तो उसका कोई एक ग्राफ हम बना नहीं सकते, राइट, इसको यूँ मान लो। और दूसरी हम ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम एक ही टाइम पे कोई पॉइंट का प्रेशर इधर होगा, किसी का कुछ कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, है ना, to उसको हम ग्राफ में प्लॉट नहीं कर पाएंगे, ये हम ये ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं बट या हावेवर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट इट्स इनिशियल एंड फाइनल एंड पॉइंट्स। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, तो हम नेक्स्ट में हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक हीटर है, सप्लाई करता है हीट टू अ सिस्टम। देखो सिस्टम पे जब भी हीट आती है तो हमको पता है उसे पॉजिटिव लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 जब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जब हम करेंगे तो आप मान लीजिए आपके पास ये कोई सिस्टम है ना। तो सिस्टम पे हीट आ रही है, क्या देखो सिस्टम जो आपको देख रहा है सप्लाई, एक हीटर है, ये इलेक्ट्रिक हीटर है मान लो, है ना। ये इसको हीट दे रहा है ना, सिस्टम हीट दे रहा है। तो सिस्टम में हीट आ रही है तो चेंज इन हीट क्या होगा, वो पॉजिटिव होगी, है ना। तो ये जो चेंज इन हीट आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 100 वाट कह रहा है। देखो तो वाट का मतलब क्या है, डिवाइड बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ कह रहा है ना, आपको क्या कर रहा है, रेट आप किस रेट से आ रही है, यानी कि हीट डिवाइड बाय टाइम, वो आपको देगा 100 वाट, ठीक है। और इफ़ द सिस्टम परफॉर्म करता है वर्क एट इतना पर सेकंड, तो ये वर्क भी कर रहा है, यानी कि इसमें वर्कडन जो बाय द सिस्टम हो रहा है ना, तो वो आपको पॉजिटिव वर्कडन होगा। कितना आ रहा है, 75 जूल दे रखा है, ये भी पर सेकंड है ना, पर सेकंड दे रखी है। तो कहता है एट व्हाट रेट द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, यानी कि डेल्टा यू आपका इंक्रीज होता है किस रेट पर, यानी कि डेल्टा यू बाई डेल्टा टी आपको निकालने को कह रहा है। सिंपल है, आपको एक चीज़ पता ही है कि डेल्टा एच जो होता है वो इक्वल टू होता है वर्कडन प्लस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास डेल्टा एच। अच्छा इसको क्योंकि हमें रेट दिया हुआ है तो डिवाइड करते हैं बाई टाइम ऑन बोथ साइड। तो डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू वर्कडन अपॉन में डेल्टा टी प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, ये आपको दे रखा है प्लस में 100 वाट। इसको भी हम कह सकते हैं भाई जूल पर सेकंड है, तो ये भी वाट ही हो गया, तो 75 वाट हो गया ये भी। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी आप निकाल सकते हो, तो इसको इधर ले आएंगे तो दैट बिकम 100 माइनस 75 वाट, यानी कि 25 वाट आ जाएगा। तो इसको कह सकते हैं डेल्टा यू बाई डेल्टा टी जो आपके पास आया है वो 25 वाट आ गया, या कह सकते हो 25 जूल पर सेकंड आ गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दे रखा है अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट। तो इंटरमीडिएट स्टेट आपको पद दे रखी है, जैसे यहाँ से और दूसरी स्टेट में जाता है, स्टेट बाय द लीनियर प्रोसेस शॉन इन द फिगर। ये फिगर दे रखी है, इस प्रोसेस में दे रखा है ना। इसको हम थोड़ा स्टडी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, तो मान लो मैं पॉइंट ई से स्टार्ट करता हूँ, तो ई से आप कहाँ गए, एफ पे आए। तो इस दौरान क्या हुआ, यहाँ पर जो आपके पास वॉल्यूम था वो 5 वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा है, वो आप यहाँ से जाए एफ में तो आपका 2 मीटर क्यूब हो गया। फिर जब यहाँ से इधर गए तो तुम देखोगे वॉल्यूम आपका सेम रहा, 2 रहा। अब डी पे आ गए तो यहाँ पर प्रेशर में चेंज आया, तो 300 से 600 पास्कल हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पास्कल होता है, राइट। फिर आप डी से जब ई पर आए तो आपका प्रेशर, फिर देखोगे यहाँ वॉल्यूम भी चेंज हो गया, प्रेशर भी चेंज हो गया। यहाँ प्रेशर कितना था 600, वॉल्यूम कितना था 2 मीटर क्यूब। पॉइंट ई पे आए तो प्रेशर कितना हो गया 300 पास्कल और वॉल्यूम हो गया 5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या निकालने को कह रहा है इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस टू ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम ई टू एफ बाय एन आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। ई टू एफ आ गए तो आपको क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ। तो डी टू ई टू एफ, ये आप इसमें वर्क डन निकालने को कह रहा है। डी से ई आए और ई से एफ में आए तो वर्क डन आपको निकालना है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो इसको यहीं पर हम कर सकते हैं, है ना। तो देखो हमारे पास क्या है, जब आप यहाँ से यहाँ पर आ रहे हो ना इस वाले प्रोसेस में, तो आपका वॉल्यूम घट रहा है। देखो वॉल्यूम 5 से 2 गया, तो वर्क डन जो आपके पास होगा वो नेगेटिव होगा, वर्क डन जो है नेगेटिव होगा। तो वर्क डन जो होगा, प्रेशर आप कहते हैं, तो वर्क डन जो इस केस में होगा, इसको मैं कह लेता हूँ ये वर्क डन है फ्रॉम ई टू एफ। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर है 300 और वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल माइनस फाइनल आपका 2 हो गया और इनिशियल था जो यहाँ से आ रहे थे ना 2 था 5, तो आपको लिख देंगे 3 माइनस 5, तो आ जाएगा 300 माइनस में 2, यानी कि माइनस में 600 आपका ये वर्क डन हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर जाएंगे आप, है ना, यहाँ पर जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ वर्क डन आपका 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आया नहीं, प्रेशर में चेंज आ रहा है। तो आपका यहाँ जो वर्क डन होगा फ्रॉम एफ टू डी वो होगा 0,
तो आपका इसमें वगडन क्या होगा, तो इसमें वगडन तो जीरो हो गया। अच्छा एक चीज़ और है हमारे पास, ये जो टोटल वगडन होता है ना हमारे पास, नेट वगडन डब्लू नेट, वो किसके बराबर होता है, इसके वॉल्यूम के, जो आपके पास ये जो है ना, जो अपने प्रेशर और वॉल्यूम के तहत ये जो आपको डायग्राम बनता है ना, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो जितना हीट होता है ना हमारे पास, वो इक्वल टू हमारा नेट वर्कडन के इक्वल आता है। क्यों, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो होती है ना वो चेंज नहीं होती, क्योंकि आप जहाँ से चले घूम के वहीं आ गए, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं। तो डेल्टा एच आपके पास कितना होता है, डब्ल्यू प्लस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो है, तो वर्कडन इक्वल टू क्या आएगा, हीट जितना चेंज हुआ। ठीक है, तो आपको टोटल वर्कडन निकालना था। तो अब बताइए इस केस में अगर मैं टोटल वर्कडन निकालना चाहता हूँ, मान लीजिए, तो वर्कडन जो अगर मैं नेट निकालना चाहता हूँ तो किसके इक्वल होता है, टोटल जो एरिया होता है ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो एरिया अंडर साइक्लिक प्रोसेस, या साइक्लिक जो ट्राइंगल बना है। ठीक है, तो आपके पास पीवी जो भी ग्राफ है ना उसका एरिया, तो आप देखोगे ये आपका ट्राइंगल है, तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो आप देखोगे इसमें जो बेस है वो ये है, तो इसका कितना है यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से जो बेस है वो 3 से 5 गया, तो आपका बेस है 5 - 2, ठीक है, मीटर क्यूब है। चलिए, और जो हाइट है, हाइट आपका ये है, यहाँ पर प्रेशर है जो ये आपके पास है 600 - 300, ठीक है, ये आपका पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना है हमको कि इसमें एक्चुअली बढ़ रहा है कि घट रहा है। ध्यान से देखो, जब हम यूँ जा रहे हैं तो वॉल्यूम देखो बढ़ रहा है, तो इसके अंडर जो वर्क डन होता है पूरा होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वर्क डन होता है, और जब यहाँ से गए तो वर्क डन इतना होता है। ये वर्क डन नेगेटिव है, मैंने बताया नेगेटिव है, -600 आ रहा है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम देखो घट रहा है, जबकि यहाँ पर आने डी से ई पे आ रहा है तो वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा पूरा आएगा, है ना। तो यानी कि ये जो वर्क डन है नेट, ये जो वर्क डन है फ्रॉम डी टू ई, वो आ रहा है पॉजिटिव आएगा, और काफ़ी ज़्यादा होगा इससे, है ना, क्योंकि इसमें ये भी इंक्लूड है और ये नीचे का भी इंक्लूड है। और नेट वर्क डन कितना आएगा, ये कहने का मतलब जो नेट वर्क डन आएगा ये माइनस नीचे वाला आएगा, तो आपका नेट वर्क डन हमेशा क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि वर्क डन आएगा प्लस में आएगा 1/2 × 3 × 300।